वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS प्री में पूछे गए CSET मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास UPPCS प्री 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जहां पर मैथ्स से जुड़े प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पर दिए, करड़ी में 841 और करड़ी में 3279 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको इनका मान पता होना चाहिए। जो करड़ी में 841 लिखा है, अगर आप इसे करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 29 मिलेगा, और जो 3279 लिखा है, अगर आप इसे करड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये 57 मिलेगा। अब देखिए 29 और 57 के बीच में कितनी संख्या है आपको ये बताना है। देखिए 29 से अगर आप 57 को माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, जैसे ही आप घटाएंगे तो यहाँ पर 8 और 2, तो इनके बीच में कितनी संख्या है, 28 संख्या है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई का 50%। तो x और y का अनुपात बताना है। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए x प्लस वाई इसका 20% ये बराबर हो जाएगा x माइनस वाई के 50% के। मैंने प्रतिशत नहीं लिखा है क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। यहाँ पर आप 0 से 0 को भी काट देंगे। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराइएगा तो 2x प्लस 2y, और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x और माइनस 5y। x को एक तरफ कर लीजिए, y को एक तरफ कर लीजिए। देखिए ये 2 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3x और बराबर ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 7y। तो देखिए x और y का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 3:7 ये आएगा, जो कि विकल्प ए में है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यदि एक राशि 2 वर्षों में 12.2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये देती है, तो उसी समान दर से उस राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कोई राशि है, नहीं पता है कितनी राशि है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए जो 2 वर्ष का ब्याज है 12.5% की दर से, मान लीजिएगा x रुपये, आप इसे x मानो या 1000 में मानो, जैसा आपको उचित लगे। जैसे अगर हम इसे 1000 रुपये मान लेते हैं, ठीक, 1000 रुपये है, तो अब हो क्या रहा है कि इसमें 12.5% ब्याज लग रहा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 12.5% का, अगर भिन्नात्मक मान रखेंगे तो 1/8 आएगा। ठीक, 1/8 आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसे आप 8 का मल्टीपल रखिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इसे 8000 मान लेते हैं। ठीक, पहले वर्ष जो इनका ब्याज आएगा, देखिए अगर 1/8 से भाग देंगे तो पहले वर्ष का 1000 आएगा, दूसरे वर्ष का भी सामान्य ब्याज 1000 हो जाएगा, लेकिन जब फिर से इसका चक्रवृद्धि लगाएंगे 1/8 से भाग करेंगे तो 125 रुपये आ जाएगा। तो देखिए ये जो ब्याज आपका बन रहा है, ये ओवरऑल अगर आप 8000 रुपये की धनराशि लेते तो 2125 रुपये का ब्याज मिलता, ये 8000 पे मिलता है। लेकिन बताया क्या जा रहा है, ब्याज 340 का मिल रहा है, मतलब जो 2125 है ये 340 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू आपको निकालना है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 340 बटे 2125। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, 25 कर लेते हैं। देखिए ये तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होता है, जो लास्ट का ब्याज है इसे छोड़ दीजिएगा। साधारण ब्याज यहाँ पे 1000 और 1000 2000 है, 2000 से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए अब इसे काट लेते हैं। अगर 25 से काटेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा पहले 5 से काटते हैं, 400 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो देखिए 5 चौका 20 और 1 बचे, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर अब यहाँ पे 25 से काट लेते हैं तो 25 यहाँ पे 16 बार में कट जाएगा और ये 17 बार में कट जाएगा। फिर 17 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर है। जरूरी नहीं कि आप इस प्रश्न को इसी बेस पर सॉल्व कीजिए, आप 100 भी मान सकते हैं। देखिए जब भी आपको एज्यूम करना हो तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन आसान होना चाहिए। इसमें सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का होता है। आप मूलधन निकाल के तब प्रश्न को हल कर सकते हैं। कोई भी तरीका लगाइए, बस आपका आंसर आना चाहिए और आप जैसे सूटेबल आप फील करें। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है और इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया, तो चाप पी क्यू की लंबाई क्या होगी। पी क्यू मतलब ये वाला, इसकी लंबाई बताना। देखिए इसका बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल 36 पाई है, मतलब जो पूरा है इसका क्षेत्रफल 36 पाई है। 36 पाई अगर क्षेत्रफल है तो आप यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी +-6, यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे तो +6 लिखेंगे। आर की वैल्यू 6 हो गई। अब इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया तो चाप की लंबाई बतानी है। सीधी सी बात है, परिधि निकाल लीजिए और 6 से भाग कर लीजिए, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। जैसे ही 2 पाई आर लिखेंगे तो 2 इंटू पाई और इंटू आर के स्थान पे 6 रखेंगे और फिर 6 से भाग कर लेंगे तो ये कट जाएगा, 2 पाई आएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आप आरओ यूपीपीसीएस या फिर यूपीएसआई जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है और भुजाएं 3-4 के अनुपात में कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे बनाते हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा तो इस वजह से इसको साइड से पहले ही जगह लेके चलते हैं ताकि आराम से हो जाए। देखिए यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये सीधी लकीर काहे नहीं बन रही, रुकिए, अब मान के चलेगा ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसमें ये भुजा जो इसका कर्ण ये बताया गया 25 है, ठीक, हमने कर्ण को 25 मान लिया। अन्य भुजा 3-4 के अनुपात में, देखिए 3-4 का जो ट्रिपलेट होता है 5 आता है, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे पता चल जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया कैसे हुआ तो देखिए, अगर आप इसे 3 मानते इसे 4 मानते तो ये 5 आता। अब ये 5-5-25 गुना दिया तो ये सब भी 5-5 गुना होंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब बोला जा रहा है कि इसे कर्ण के परितः घुमाया जाता है। कर्ण के परितः घुमाने का मतलब कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छा दिखे। देखिए यहाँ पर ना इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देंगे, जब कर्ण के परितः घुमाएंगे देखिए ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसी भुजा आएगी और फिर ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बी दिख रहा है ना, बी को उठा के सीधा यहाँ पर टक देंगे तो ये बी डैश हो जाएगा। ये ऊपर वाला 15 है तो ऐसे घूम के आएगा तो ये भी 15 ही रहेगा और ये 20 हो जाएगा। अब ये देखिए द्विशंकु बना है, द्विशंकु कहाँ बना है, देखिए एक शंकु ये रहा और नीचे हो गया और एक ये हो गया। देखिए एक शंकु यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बी सी, अब बी डैश और यहाँ पे हम मान लेते हैं ओ, है ना, ये हो जाएगा और ऊपर एक शंकु हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस द्विशंकु का आयतन क्या होगा। देखिए द्विशंकु का आयतन मिल जाएगा बड़े आराम से, बस इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। जैसे ये जो त्रिज्या है, अगर हम यहाँ पे त्रिज्या को ओ माने, अगर ये त्रिज्या मिल जाए तो हमें शंकु का आयतन आराम से मिल जाएगा। लेकिन अब त्रिज्या मिलेगी कैसे, तो इसके लिए आप उठाइएगा त्रिभुज ए बी सी। जब त्रिभुज ABC से देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1/2 आधार, यहाँ पे मान लेते हैं 20 गुणे 20 और गुणे ऊंचाई ये है 15। पहला कंडीशन है बराबर। आप थोड़ा सा कंडीशन चेंज कीजिए, अब की बार आधार आप AC को मान लीजिए। जैसे ही आप आधार AC को मानेंगे तो आप लिखेंगे 1/2 आधार AC हो गया और गुणे ऊंचाई अब क्या हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा OB। यहाँ पे मैंने O लिखा नहीं लेकिन है, और यही तो त्रिज्या है। देखिए यहाँ पे अगर O देखेंगे तो यही त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं OB। अब वैल्यूज रखते हैं। देखिए AC का मान अगर आप देखेंगे तो 25 है, तो थोड़ा सा 25 यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, इसको इरेज करके यहाँ पे 25 रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। देखिए 25 रख लेंगे। ओके, अब इसके बाद सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक। OB की वैल्यू आपको देखना है तो फिर 5 से भाग कीजिएगा। देखिए 5×5 = 25 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आपको जो OB मतलब त्रिज्या का मान मिल जाएगा, 12 मिलेगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब सब कुछ हल हो गया, जैसे ही त्रिज्या मिल गया प्रश्न सॉल्व खत्म हो गया। देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या था, मैं ये आकृति फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 25 रहा था, ये 25 कर्ण है, इसे मान के चलिए। देखिए क्या हो गया, रुकिए ये इसे मिलाते हैं, ये 15, ये 20 और ये 25 है। जब वापस से ऐसे बन जाएगा तो ये फिर से 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे द्विशंकु बना था तो ये शंकु ऐसे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 12 मिलेगा, ठीक। अब ये दो शंकु बना, एक शंकु देखिए ABC हो गया, इसे मतलब ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, और एक यहाँ पे D हो गया। तो शंकु ABC का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और आयतन पूछा ना, आयतन जोड़ेंगे और शंकु BCD का जोड़ेंगे, आराम से आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर H2। बस यही करना है, बस आराम से आ जाएगा। देखिए ये 12 है और इसके H की वैल्यू मतलब जो तिरक ऊंचाई आपको दिखेगी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो आराम से आप आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगा, कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। R की वैल्यू आपको 12 मिल चुका है और यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि
एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कभी भी ए प्लस 1/a बराबर 2 दिया हो तो आपको a की वैल्यू हमेशा 1 माननी पड़ेगी। आप कहेंगे इस प्रश्न का इससे क्या लेना देना। देखिए x बटे वाई अगर हम इसको a मान लें तो 1/a का मान हो जाएगा y बाई एक्स, ठीक, और इसकी वैल्यू 2 दे रखा है तो मतलब x भी 1 हो जाएगा और y भी 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो 1 और 1 2 और बटे में 2, 2/2 1 होता है, विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है कि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स वाई का अनुपात 1:2 है, वाई जेड का अनुपात 3:5 है, तो इसका संभव मान बताना। देखिए एक्स वाई का अनुपात, देखिए एक्स वाई का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर दिया 1:2 और वाई जेड का अनुपात कितना दिया, वाई जेड का अनुपात दिया 3:5। इसे पूरा करना है तो 2 को आगे बढ़ाओ, 3 को इधर बढ़ाओ। देखिए 3 1 का 3, 3 2 6 और 5 2 10, 10 और 16 3 19। या फिर ऐसे देखिए एक्स का मान 3 आ गया और वाई का मान 6 आ गया और जेड का मान 10 आ गया। एक्स का मान 3 है तो 5 3 15 माइनस वाई का मान 6 है तो 3 6 का 18 और प्लस 10, 15 10 25 और 25 में से जब 18 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब देखिए कौन सा विकल्प है जो 7 का मल्टीपल है, सिर्फ सी है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक बहुपद है, इसका एक गुणनखंड x - 2 है तो अन्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब एक गुणनखंड अगर इतना है तो अन्य गुणनखंड बताना है। अब इसमें 2 तरीका है, देखो या तो आप इससे भाग दे करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, जैसे ये जो गुणनखंड दिया है इससे अगर आप इसमें भाग देंगे त्रिघात बहुपद में तो आपको एक द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक कह लीजिए वो मिलेगा। या तो दूसरा तरीका पता है क्या है, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग आसान है, देखिए यहाँ पे दिया ना x + 2, अब ये सब वैल्यू आप रख के चेक कर सकते। देखिए जैसे x + 2 अगर है तो x + 2 अगर इसका बहुपद होगा तो x = -2 आ जाएगा। ये x + 2 है तो x = -2 आ जाएगा। तो x = -2 रख के चेक करो कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए -2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब हो जाएगा। प्लस देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, सही है, ठीक। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 और -18। देखिए 16 6 22 और 18 8 26। ये x + 2 आंसर नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि x + 2 इसमें भी है। अब या तो आंसर x का की वैल्यू 1 रख के चेक कर लीजिए, जैसे ही आप चेक करेंगे आंसर क्लियर हो जाएगा, 3 ही रख लीजिए। अगर हम 1 रखेंगे ज़्यादा आसान रहेगा तो 1 का क्यूब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और प्लस 4 और फिर माइनस में माइनस प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और -18 हो जाएगा। देखिए 18 1 19, 4 3 7 नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया कि एक समीकरण है और x² + px + q के मूल हैं 1 और 2। अब qx² - bx + 1 के मूल क्या होंगे। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा इक्वेशन का मूल इस प्रकार दिया हो तो और इसमें जो c दिया है अगर इसको a बना दिया जाए तो मूल जस्ट उल्टा हो जाता है, 1/1 और 1/2। 1/1 और 1/2 किस विकल्प में दिख रहा है, जहाँ दिखेगा वही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देते हैं। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ में 25 रुपये कम प्राप्त होते। घड़ी का अंकित मूल्य, देखो 5% की छूट दे रहा है, अगर 10% की छूट कर देता तो कितना कम होता, 25%। देखिए यहाँ पे 5% का डिफरेंस है और इसी के कारण तो 25 रुपये आ रहे हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी और 100% की वैल्यू 500, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रिंट किया जाएगा तो 100% होगा, विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इस प्रकार के वीडियोस को निरंतर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।